स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सो हेलो माय डियर्स, वेलकम टू द साइंस कोड अकेडमी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, फुल मस्ती में होंगे। इसी फुल मस्ती के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे किस तरीके से किसकी साइंटिस्ट का एटम के स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो अपनी कॉपी पेन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और यहाँ इसके कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर होंगे। इस टाइप के स्ट्रक्चर से शो किया जाता है एक एटम को। एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस टाइप का है आज तक भी किसी को नहीं पता। जिस टाइप के स्ट्रक्चर को आज तक मानते जा रहे हैं, हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ये इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो देखिए यहाँ पर किस किस साइंटिस्ट का किस किस टाइम पर कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था डेमोक्रिटस। एक ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक फिलोसफर, ठीक है, 400 बीसी के आसपास की बात है ये। उस टाइम उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दिया एटॉम्स, जिसका मतलब था नॉट टू बी कट, जिसको और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता। जैसे मोर देन 400 ईयर एगो, आप यहां से देखिए, मोर देन 400 ईयर 2400 ईयर एगो ही नेम्ड द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर एटॉम्स विच मीन्स नॉट टू बी कट, जिसको और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता। टू डेमोक्रिटस, atoms were small hard particles that were made of same material but different shape and sizes। डेमोक्रेटिस द्वारा बताया गया कि सबसे छोटे पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल, एक ही टाइप के मटेरियल से मिलके बने हैं बट डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। इस टाइप की उन्होंने थ्योरी दी। उसके बाद आप समझिए, एटम्स वर इनफाइनाइट इन नंबर्स, एटम्स इनफाइनाइट होते हैं नंबर्स में, ऑलवेज मूविंग एंड कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर, और हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली मूवमेंट होगी उनकी, उसके साथ ही वो ज्वाइनिंग कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो थ्योरी थी वो डेमोक्रेटिस नाम के साइंटिस्ट द्वारा 400 बीसी के अकॉर्डिंग आसपास दी गई। ठीक है, लगभग 2400 साल पहले की बात है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो अब बात आती है सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, सर डाल्टन द्वारा एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई। इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि किस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आप समझो, देखिए ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने प्रपोजल दिया था एटॉमिक मॉडल का। ही proposed the atomic theory of matter based on his experimental observation। आप सब कुछ चीजों को इनको नोट करते चलोगे अपनी कॉपी में। आगे देखिए, फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस दैट एटम्स एग्जिस्ट, सबसे पहले इन्होंने ही एविडेंस दिया था कि एटम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ओके, अब देखो, अब बात करोगे सर, अभी तो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस की बात कर रहे थे। डेमोक्रेटिस सिर्फ इतना ही बताया था उन्होंने कि समोस्ट हार्ड पार्टिकल होता है, सेम मटेरियल से मिलके बना है और उसका डिफरेंट शेप और साइज होता है। एटमोस उन्होंने नाम दिया था, एटॉम्स जिसको बोल रहे हैं नॉट टू बी कट, जिसको कट नहीं किया सकता, बस उन्होंने इतना बताया था। एटम एग्जिस्ट करता है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन द्वारा बताया गया था। यूजिंग हिज थ्योरी, डाल्टन रैशनलाइज्ड द वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने यहाँ पर कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुछ लॉज को रैशनलाइज किया है। आप समझेंगे किस टाइप के लॉज होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। Dalton's atomic theory was based on the premise that the atoms of different element could be distinguished by the difference of their weights। उन्होंने बताया कि इनके वेट के बेस पर हम इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकाल सकते हैं एक एटम का दूसरे एटम के साथ में। ओके, उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर आपको डीप पढ़ाएंगे 3rd चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर में आप इसको सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन देखिए, क्योंकि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर इतनी ही सही होती है तो फिर इसी को मान लेते ना, तो क्या लिमिटेशंस थी वो समझते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। देखिए लिमिटेशन क्या होंगी, सबसे पहले है द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज टू रॉन्ग। ये नहीं बता पाए कि एक एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है या नहीं, क्योंकि उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल की भी तो डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा की गई थी।
तो उसके बाद ये नहीं प्रूव कर पाए थे कि ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल है या नहीं है एटम्स। इन्होंने तो कहा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, नॉट टू बी कट। सिंपल सी बात है, इन्होंने भी यही बात बताई थी। ठीक है, जो डेमोक्रेटिस ने तो सिर्फ बताया कि एटॉम्स नाम का एक ठीक है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको कट नहीं किया सकता। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने बताया था कि जो एटम का इन्होंने ठीक है डिजाइन और नाम दिया था, इन्होंने एविडेंस दिया था स्ट्रक्चर का। उसके बाद इन्होंने यही बताया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, जो इंडिविजिबल हो, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, वो होगा एटम्स। बट इनकी ये जो बात थी ये रोंग हो गई थी, तो ये वाज प्रूव्ड रोंग। फॉर एन एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। यही तो कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर वो बाद में फर्दर डिवाइड करने लगे एक दूसरे को। ठीक है, सिंपल सी बात है, एटम्स के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं है, इंडिविजुअल पार्टिकल तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए हैं। क्योंकि हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसे कह रहे हैं, जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सके, वही तो होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इसीलिए इन्होंने जब इस एटम को कहा था तो ये प्रूव रोंग हो गए। ठीक है, रोंग प्रूव किए गए। सेकंड है इसकी लिमिटेशन, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर ऑल इन ऑल रिस्पेक्ट्स बट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। देखो, इन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, वो हर तरीके से सिमिलर होते हैं। ये बोल रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट, आप समझोगे आगे चल के एलिमेंट क्या होता है, एटम्स वगैरह के बारे में सब पढ़ेंगे, आइसोटोप्स क्या होता है। फ्रेगमेंट के लिए मानिए इसकी लिमिटेशन के अंदर आपको क्या लिखना होता है कि जैसे जो एलिमेंट है उसका एक ही टाइप का अगर एटम है, तो उसके एक ही टाइप के एटम के अंदर उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। बट जब हम आगे बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, वहां पर आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़ेंगे, तो वहां हमने देखा कि जो आइसोटोप्स और आइसोबार्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं। तो इसका मतलब इनकी ये भी लिमिटेशन थी, ये इस चीज को भी प्रूव नहीं कर पाए कि एक सिंगल एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स आइसोबार्स हो सकते हैं। इसके बाद डाल्टन्स वाज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंट इन देयर वेट्स। तो वही बात वापस से है, क्या किया, वेट के अकॉर्डिंग ये जो बता रहे थे कि हम डिफरेंस पैदा कर सकते हैं उनका वेट को देखते हुए, ये भी इसकी बात कंप्लीट तरीके से सिर्फ इसी बात पर बेस्ड थी कि ये तो बोल रहे थे सिर्फ वेट के बेस पर ही हम इनको अलग कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टी भी और थी। तो यही इसकी लिमिटेशन थी। आगे अब हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझते हैं जे थॉमसन का क्या कंट्रीब्यूशन था, रदरफोर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन था, और एट लास्ट हम समझेंगे नेल बोर मॉडल ऑफ एटम को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार चार्ज पार्टिकल के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो, फर्स्ट है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। जो मैटर है उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब एटम्स हैव थ्री टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर थ्री टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जिसको हम P प्लस से डिनोट कर सकते हैं। एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, जिसको N से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन देयर हैव नो चार्ज। ओके, दे हैव नो चार्ज। इसके बाद द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज दिस? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 द मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो उस पूरे हाइड्रोजन एटम के मास का 2000वां हिस्सा है, 2000 पार्ट होता है। ठीक है, उसका मास के हाइड्रोजन एटम के इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। और यहां ये कहा जा रहा है कि जो मास होता है प्रोटॉन का इक्वल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। जो हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो उसके प्रोटॉन के मास के इक्वल पाया जाता है, इसलिए तो ये फर्स्ट नंबर पर होगा हाइड्रोजन। आगे भी समझेंगे क्यों है, बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे तो, कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट नंबर पर ही पीरियोडिक टेबल के अंदर क्यों रखा गया, वो तो आप 10th क्लास में भी पढ़ सकते हो। चलिए देखिए, द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। तो मास होता है जो न्यूट्रॉन का वो इक्वल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के, सिंपल सी बात है, इसीलिए इसकी यूनिट को क्या मान लिया जाता है, 1 यूनिट मान लिया जाता है। हाइड्रोजन को 1 यूनिट मानते हुए हम आगे इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। डिस्कवरी देखिए, अब यहाँ तो मैंने क्या बताया कि जो कुछ चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्जेज, नेगेटिव चार्जेज एंड नो चार्जेज, इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सारी चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज।
बट अब समझते हैं कि इनकी डिस्कवरी कब कब हुई और किस किस साइंटिस्ट द्वारा क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। इन 1900 1900 के अंदर, ठीक है, देखो 14 दिसंबर 1900 को क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। उस टाइम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। उसके बाद 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक दिया गया और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बेस पर और लाइट के बेस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो वहीं से ज्यादातर शुरुआत हुई है इन चीजों की। तो बात करते हैं जे थॉमसन द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देने में। देखिए, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। सबसे पहले, इसका मतलब फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको कहा जाएगा? जे थॉमसन को। जे थॉमसन द्वारा सबसे पहले यह बताया गया था कि एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ओके। इन 1886 ई गोल्डनस्टीन, ध्यान से समझो आप, ई गोल्डनस्टीन कब? 1886 में। ये तो 1900 की बात थी जे थॉमसन वाली। अब 1886 की बात कर रहा हूं मैं, 1886 की। 1886 में ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। ठीक है, उन्होंने वहां पर फिर बताया क्या, देखो, दे दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस लेटर लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन इन द एटम। इसका मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट द्वारा की गई थी। जे थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। उसके बाद 1886 में, क्योंकि 1887 में हर्ट्ज द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है फोटोन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो उससे पहले यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन नाम दिया गया था ई गोल्डस्टीन द्वारा। ठीक है, 1886 में। इन 1932 जे चैडविक नाम के साइंटिस्ट है, जे चैडविक डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल हैविंग नो चार्ज इन द एटम कॉल्ड न्यूट्रॉन। इसके बारे में डीप स्टडी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आप थोड़ा सा ढंग से उसको पढ़िएगा तो आपको इसकी सारी स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है, और डीप आप अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, बट आज के लिए सिर्फ यही होगा कि किस किस साइंटिस्ट द्वारा किस किस तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी। 1900 में जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। उसके बाद 1886 में ई गोल्डस्टीन द्वारा जो है वो इसकी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पर 1932 में जे चैडविक द्वारा जाकर के, इतनी देर बाद, इतने दिनों बाद। ठीक है, सिंपल सी बात, कितने सालों बीत चुके हैं इन चीजों के बारे में। ऐसे ही थोड़ी है कि एक साथ से स्ट्रक्चर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एक एटम के, बट फिर भी इनकी डिस्कवरी के बीच में जो गैप है आप देख सकते हैं किस तरीके का है। 1886 में यहाँ पर प्रोटॉन है, फिर उसके बाद 1900 के आसपास क्या होगा, जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद अगर बात करें तो जे 1932 में, 1932 में डिस्कवरी हुई थी एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, बट उसका देखो सिंपल सी बात, उसका कुछ ना कुछ मास जरूर है, वो इस एटम के अंदर प्रेजेंट जरूर है। कैसे प्रेजेंट है वो हम स्ट्रक्चर से जानेंगे आप। ठीक है, देखिए आगे। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया गया जो बेस्ट स्ट्रक्चर, अभी तक तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताया था जैसे सर डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, सर डोल्टन ने बताया था अपनी थ्योरी के अंदर, उन्होंने कुछ बताना था वो बता दिया। इसके बाद जो यहाँ से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था वो इन तीन साइंटिस्टों का हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जे थॉमसन, बाद में पढ़ेंगे रदरफोर्ड, और फिर पढ़ेंगे नेल बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सबसे पहले है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने क्या कहा था अपने मॉडल में, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया वो देखिए। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू ए क्रिसमस पडिंग। The pudding had positively charged and the electrons having negatively charged were like plums on the pudding। आपको कुछ समझ में आया? देखिए, आप सिंपल सी बात हम इस तरीके से समझिए, जिस टाइप से अब यहाँ पर वाटरमेलन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्रिसमस पडिंग की बात कर रहे हैं, वाटरमेलन को समझिए आप, अच्छे से समझ में आएगा। वाटरमेलन है, जैसे नीचे भी यहाँ पर कुछ शो भी कर रखा है, जैसे वाटरमेलन तरबूज के अंदर बीज रैंडमली पाए जाते हैं। जैसे ही हम बाइट करते हैं उसको, बाइट करते ही हमारे मुंह के अंदर जरूर से जरूर कोई ना कोई बीज जरूर आ जाता है। ठीक है, जब भी तरबूज को खाते हैं, तो जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज पाए जाते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ये बताया था जे थॉमसन द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो बाद में समझेंगे हम कि वो गलत है, किस टाइप से होगा इसका स्ट्रक्चर, बट उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था वो पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया था कि जिस प्रकार से वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन टोटली उन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं रैंडमली, लाइक ए सीड इन द वाटरमेलन।
ओके, ये आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस चार्ज स्फीयर लाइक सीड इन ए वाटरमेलन। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो। He proposed that an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in, बताया ना वही, the negatively and positive charge are equal in magnitude। देखो इनका मैग्नीट्यूड आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी चीज की क्वांटिटी वैल्यू कितनी है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन हो 5 न्यूट्रॉन हो, तो दोनों की दोनों, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन हो और 5 प्रोटॉन हो, पॉजिटिव चार्ज भी 5 और नेगेटिव चार्ज भी 5, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे प्लस और माइनस। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया इसने, जे थॉमसन ने इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम को न्यूट्रल बताया। कैसे, उन्होंने बताया द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स हैज ए वॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, उन्होंने इसका कंप्लीट इसको न्यूट्रली बता दिया। ठीक है जी, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आप देख सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर पॉजिटिव पडिंग के बारे में आपको बताया जाए, देखो किस तरीके से यहाँ पर बीज की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिसमस पडिंग की बात करें, उसके बाद अगर हम आगे स्टडी करें तो देखिए यहां पर क्या हुआ, जे थॉमसन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जो कैथोड रे ट्यूब से एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ऐसे ही थोड़ी बता दिया था कि आपकी एनसीईआरटी बुक में, हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे ट्यूब है इसका एक्सपेरिमेंट उसमें नहीं है, बट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब देख लेते हैं एक बार जे थॉमसन द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथोड रे ट्यूब के द्वारा। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को हम 3D विजुअलाइजेशन के साथ एक बार स्टडी कर लेते हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस टाइप का वो एक्सपेरिमेंट था और उसमें क्या किया गया था। देखिए सबसे पहले ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पूरा का पूरा। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर क्या अप्लाई कर रखा वो आप सब समझोगे ध्यान से। देखो फर्स्ट यहाँ देखिए, ये है विजिबल कैथोड रे व्हाइट लाइट की, यहाँ से विजिबल कैथोड रे ट्यूब निकल के आई इसमें से, यही तो है वो कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोड लगा रखा जो कैथोड के ऊपर है, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर रखा वोल्टेज के साथ में, वोल्टेज जनरेटर यहाँ पर है। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोड जो है वो ठीक है, एनोड यहाँ पर अप्लाई कर रखा, ये होगा इसके नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इसके बाद देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा रखा है जिसके अंदर से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया, क्योंकि जब गैस फिर आयनाइजेशन में की फॉर्म में होंगी ना सारी की सारी, तब तो आयनाइज्ड होंगे, आयनाइज्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऊपर यहाँ पर एक मैग्नेट है जिससे समझाएंगे किस तरीके से इसका बिहेवियर होगा कैथोड रे ट्यूब के अंदर से कैथोड रे का। उसके बाद ये वोल्टेज जनरेटर है, यहाँ वैक्यूम पंप है। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट सेटअप बनाया गया है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूं तो किस तरीके से यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होगा, ये किस तरफ अट्रैक्ट होती है, यहाँ से क्या शो होगा वो आप देखिए ध्यान से। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे देखो ये इसके पास आ रही है मैग्नेट, तो ये इससे देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, ये जो लाइन है ये देखिए ध्यान से, इसे दूर गई तो ये वापिस से अपनी जगह पर आ जाती है। इसे आप क्या स्टडी कर रहे हैं, देखो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेट पास में लेके आ जा रही है, उसके साथ ही ये जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर से जो कैथोड रे है ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रही है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन इज डेट जो ये कैथोड रे है ये मैग्नेटिक बिहेव कर रही है, इसका जो नेचर है वो मैग्नेटिक नेचर है, जिसकी वजह से मैग्नेट के साथ में अट्रैक्ट हो रही है। ओके, तो ये इसका नेचर था। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे 3D विजुअलाइजेशन के साथ। चलिए अब आप आते हैं वापिस अपनी थ्योरी के ऊपर। देखो इसको एक तरफ कैथोड है और एक तरफ इसमें एनोड है। अब ये कहोगे सर ये कैसे होता है, देखो आप जो एनोड होता है एन और यहाँ से ये होगा कैथोड, तो आप इनको जोड़ोगे, एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव और जो ये होता है नेगेटिव। तो इस तरफ आप इस तरीके से इसकी बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं बैटरी को पूरी कनेक्ट करवा देती हूँ, ये इसके पास इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे जुड़ती हुई बैटरी चलती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट बैटरी होगी, आपको इस तरफ क्या होगा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर क्या है कैथोड रे ट्यूब है, इस तरफ फ्लोर स्टैंड यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई और अब देखो थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। सिंस द रे वाज अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक प्लेट प्लेस्ड ओवर द कैथोड रे ट्यूब, beam deflected towards the positive plate, he determined that the rays must be composed of negatively charged particle।
देखो यहाँ जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो उस फ्लोरोसेंट ट्यूब के ऊपर जाने लगे। सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होंगे ना नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुए। वहां पर फ्लोरोसेंट एक तरीके की ठीक है जिंक सल्फेट की इस तरीके से एक स्क्रीन बनती है। स्क्रीन के ऊपर जब हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स की बौछार करते हैं तो वो वहां पर उसके अंदर हमारे को चमक के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो पाया कि कुछ तो चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन नाम के इस तरीके से जो फ्लो करने लगे जब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कुछ था तभी तो वो कोई गैसेज थी इसके अंदर, ठीक है, वैक्यूम के अंदर किया गया, लेकिन कुछ गैसेज डाल करके जो भी इसको एक्सपेरिमेंट को किया गया तो यहाँ पर कुछ चमक दिखाई गई। इलेक्ट्रॉन एमिट्स कर रहे हैं लाइट को, फोटोन्स को, तो वो भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हैं। बस आपको सिर्फ इतना ही समझना है इसके अंदर, ठीक है। ये कैथोड रे ट्यूब है। उसके बाद जे थॉमसन used cathode ray tubes to demonstrate that cathode ray respond the both magnetic and electric field। ये बता रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड यहाँ पर अट्रैक्ट हुए। क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर प्लस और माइनस के यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, ऊपर नीचे से मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे ना तो ये सीधे जाने की बजाय अपनी डायरेक्शन को थोड़ी सी चेंज करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज थे, वो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब उनका जो बिहेवियर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर और ठीक है इलेक्ट्रिक बिहेवियर दोनों तरीके का चार्जेस का बिहेवियर दिखा रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने ये डिमोन्स्ट्रेट किया है। समझ में आई बात लाइन? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा। ही कॉल्ड दीज नेगेटिव पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। स्ट्रक्चर नहीं पता होता आज तक भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। हम ये इनको बोल के जैसा मानते हैं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जब भी आगे हमारे को स्क्रीन के ऊपर जब कुछ बीम दिखाई दिया, कुछ भी इलेक्ट्रॉन की जब बौछार की गई उसके अंदर से, तो वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे थे जब उस ट्यूब के ऊपर और नीचे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों का बिहेवियर ये शो करता है और उसी पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखिए अब लिमिटेशन क्या क्या है इसकी। लिमिटेशन की बात करें, मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। आज हमने देखा इसके अंदर डेमोक्रिटस नाम के साइंटिस्ट जो ग्रीक फिलोसफर थे उनके कंट्रीब्यूशन को देखा। उसके बाद डोल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी। उसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशंस, जे थॉमसन के मॉडल, और एट लास्ट हमने कैथोड रे ट्यूब को 3D विजुअलाइजेशन के साथ स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रदरफोर्ड मॉडल, नेल बोर जो एटॉमिक मॉडल है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई डाउट ना हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, तो यस नो में आप अच्छे से मेरे को जवाब दे सकते हैं आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, जय हिंद।